Hello everyone, welcome to the Exia IAS Academy। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। तो जब हम प्रिपरेशन करते रहेंगे तो उसी के साथ वीकली जो आपका एमसीक्यू टेस्ट है, आंसर राइटिंग टेस्ट है, वो होता रहेगा जिससे आपको एक बेटर असेसमेंट आप अपने आप का कर पाएंगे। कौन सी चीज़ में आपकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उनको आप बेटर समझ पाएंगे। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, चाहे टेस्ट रिगार्डिंग हो या फिर आपके क्लासरूम रिगार्डिंग हो। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो कि है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग पुतिन टू विजिट इंडिया फॉर 2 डे एनुअल समिट नेक्स्ट वीक। तो जो एनुअल समिट होता है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, तो उसके लिए इंडिया जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो इंडिया को विजिट करने वाले हैं 2 दिन के लिए। तो अभी ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है हम इसको आईआर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। तो जो मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट है जो इतने पार्ट में जो मेंशन किया है वो है कि आपका जो इवेंट है वो हेल्ड होने वाला है ऑन December 4th 2025 फॉर द 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो अभी करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बन सकता है कि कौन से डेट को कौन सा समिट होने वाला है, कितना नंबर समिट। तो 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो इसमें जो की मीटिंग्स होगी वो होगी बिटवीन दी काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस टू नेशन, ताकि जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको रिव्यू किया जा सके और जो उसमें जो एड ऑन सब्सट्रैक्शन करना है वो किया जा सके। कॉन्टेक्स्ट अभी क्या है ध्यान रखिएगा कि पुतिन जो है उनका ये फर्स्ट विजिट है टू इंडिया सिंस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिगैन इन 2022। तो 2022 से पहले उन्होंने लास्ट जो इंडिया विजिट किया था वो 2021 में था। वार के दौरान विजिट नहीं किया। इंडिया ने विजिट किया है कई दफ़े लेकिन रशिया के द्वारा विजिट नहीं हुआ है। तो ये विजिट जो है शॉर्टली कब ऑकर हो रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप का जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है एक तो आपके यूक्रेन के ऊपर एज वेल एज जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है। तो इसी दौरान ये जो विजिट है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जो भी आपका पीस डील होने वाला है इंडिया यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें इंडिया कैसा एक रोल प्ले कर सकता है। दूसरा है कि जो सैंक्शंस लगाई गई है इंडिया के ऊपर, स्पेशली जो इकोनॉमिक प्यूनिटिव सैंक्शंस है उनके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि और बाकी क्या बेटर अल्टरनेटिव हमें मिलेगा। तो जो सैंक्शन है यूएसए ने इंडिया के ऊपर इसीलिए लगाया है कि हम जो रशियन ऑयल परचेस कर रहे हैं, तो यूएस के हिसाब से हमें रशियन ऑयल परचेस नहीं करना चाहिए। अगर हम रशियन ऑयल परचेस कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, रशिया को फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वार को प्रोलॉन्ग करने के लिए। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा हमारा तर्क यह है कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना ज़रूरी है और हम वार को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम रशिया से नहीं तो किसी और से खरीद लेते। तो ये एक जो तर्क है ये हम देख सकते हैं। प्लस रशिया के साथ जो ट्रेड है यूएसए भी कंटिन्यू कर रहा है, यूरोप भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इट डजंट मीन कि इंडिया अगर परचेस कर रहा है इट मीन्स इंडिया वार को सपोर्ट कर रहा है। रादर देन इंडिया क्या कर रहा है, अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस जो आपका हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हम जो क्रूड ऑयल है उसको परचेस कर रहे हैं। तो ये तर्क हमें देना होगा। तो कोर एक एजेंडा इसमें क्या रहेगा मीटिंग में हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो इंडिया का जो कंसर्न है रशिया को लेके वो स्पेशली जो हमारा वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट है
बिकॉज ऑफ मैसिव इम्पोर्ट ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल हम जो है रशिया से अभी खरीद रहे हैं। तो इससे क्या है, अभी हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड का इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है एनर्जी, फोकस ऑन डिपेंडिंग कोऑपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो दोनों देश क्या कर सकती है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में, ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी से जो पावर है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको एक्वायर कर सके, प्लस हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर कर सकें। फिर जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखें तो क्या एजेंडा रहने वाला है, रीजनल एंड ग्लोबल जो इश्यूज है, क्लाइमेट रिगार्डिंग हो, क्लीन एनर्जी रिगार्डिंग हो, यूक्रेन वार रिगार्डिंग हो, वैसे चीज़ें जो है वो चर्चा में आ सकती है। बाकी इसका अगर सिग्निफिकेंस हम देखें तो रशिया क्या है, सिंस कोल्ड वार एरा, तो कोल्ड वार का इनिशियल एरा में नहीं, आफ्टर 60s हमारा जो रिलेशन है विथ रशिया वो काफ़ी बेटर रहा है। म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल पार्टनरशिप हो, तो ये काफ़ी अच्छी रही है। तो इसीलिए आप इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप है इसको ऑल वेदर हम फ्रेंडशिप कह सकते हैं। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, कोई भी हम जब टॉपिक देखते हैं आईआर का, तो उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री इसका ट्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ दिस इशू अगर देखें इंडिया रशिया के बीच में, तो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, जिसके बाद यूएसएसआर बना था 15 रिपब्लिक्स को जोड़ के, उसमें रशिया सबसे बड़ा रिपब्लिक था। तो उस समय जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उससे हमारे देश की जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो प्रेरणा है वो ली थी। फिर राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है, या फिर जो एक प्लानिंग का सिस्टम है कि प्लान्ड इकोनॉमी होना चाहिए, सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम, वो भी हमने रशिया से अडॉप्ट किया था। तो इनिशियली 1950 से 60s के बीच में रशिया के साथ कुछ रिलेशन जो था वो खास नहीं था, लेकिन 1960s के बाद ग्रेजुअली हम दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो बेटर हुआ। और इसीलिए क्या है 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन किया गया था फॉर 20 ईयर्स, और इसी में हमने डिफेंस, स्पेस एंड हैवी इंडस्ट्रीज में रशिया के द्वारा हमें बहुत सारी मदद मिली। तब यूएसएसआर था 1991 तक, तो 1917 से 1991 तक यूएसएसआर, और 1991 के बाद यूएसएसआर आपका टूट गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, और उसके बाद ये जो सबसे बड़ा पार्ट था वो रहा रशिया। तो हमने रशिया से भी अपना जो रिलेशन है उसको कंटिन्यू रखा। 1993 में हमने जो ये ट्रीटी था 71 का उसको रिन्यू किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। फिर 2000 में हमने उनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की। देन 2010 में हमने इसको एलिवेशन किया, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। पोस्ट 2020 के बाद अगर यूक्रेन क्राइसिस के बाद हम ये देखें तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिला, एक एनर्जी सेंट्रिक, डिफेंस सेंट्रिक कोऑपरेशन से हमने एनर्जी सेंट्रिक कोऑपरेशन को ध्यान में रखा। और इंडिया क्या हुआ, रशिया बिकेम इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर, तो टॉप ऑयल सप्लायर बन गया रशिया इंडिया के लिए। और हमने रिप्लेस किया इसमें मिडिल ईस्ट सप्लायर्स को। मिडिल ईस्ट से अभी भी हम सप्लाई लेते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये कट हो गया, बिकॉज हम रशिया से अभी ज़्यादा आपका इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या चैलेंज है रशिया इंडिया के रिलेशन को लेके, तो एक जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है उसको हम देख सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर में अभी इंडिया क्या है, एक बैलेंस हमेशा बनाए रखना चाहता है। तो इंडिया रशिया से भी अलाइंड होता है, चाइना से भी अलग से अलाइंड होता है, फिर जो वेस्टर्न पावर्स है उससे भी अलाइंड होता है थ्रू चैनल्स लाइक क्वाड। देन इसमें आप देख सकते हैं ट्रेड एक इम्बैलेंस का चैलेंज है। 90-10 रेशियो में जो ट्रेड है, हम 90 अगर 100 रुपये है तो उसमें से हम 90 रुपये का इंपोर्ट ही करते हैं, 100 का अगर ट्रेड है तो, और सिर्फ 10 रुपये का ही हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं टू रशिया। नेक्स्ट है डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन। तो एक समय ऐसा हुआ करता था 70s के दौर पे अप टू 2000 तक आप कह सकते हैं कि जो डिफेंस है, डिफेंस का जो इंपोर्ट होता है हम सिर्फ रशिया से करते थे, लेकिन आज के समय पे डिफेंस का जो हमारा इंपोर्ट है वो हम डिफरेंट नेशन से करते हैं, इंक्लूडिंग इजराइल हो, यूएसए हो, फ्रांस हो। देन देख सकते हैं कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट का एक इशू इसमें आ सकता है। तो जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, तो उसमें भी डिले हो रहा है। देन मल्टीपोलैरिटी वर्सेस अलाइनमेंट अगर देखें
तो इंडिया हमेशा मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है। किसी एक शक्ति के साथ अलाइंड होना इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। मतलब हम नाम को फॉलो करते हैं। नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था उसका जो प्रिंसिपल था कि किसी एक के साथ हमें मिलिटरीली अलाइन नहीं होना है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, प्लस किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट है जो की टर्मिनोलॉजीज है जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, तो एक टर्म है जिसको कॉइन किया गया था 2010 में, जो डिनोट करता है कि जो बायलैटरल टाइज है बियॉन्ड आपके स्टैंडर्ड अलायंसेस से ऊपर है। डिफेंस, एनर्जी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, म्यूचुअल प्रिविलेजेस सभी चीज़ों में ध्यान दिया जाता है। एनुअल समिट जो है 2000 से हो रहा है और ये 23rd समिट है। तो ध्यान रखिएगा 25th समिट नहीं है, ये 2025 के हिसाब से 23rd समिट है। नॉन अलाइनमेंट जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है कि हम किसी भी ब्लॉक को अवॉइड करते हैं। और मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या है, जहाँ वर्ल्ड में क्या होगा, डिफरेंट पावर सेंटर्स रहेंगे, सिर्फ एक या दो नहीं रहेगा। एक रहा तो यूनिपोलर होगा, दो रहा तो बाइपोलर होगा, दो से अधिक रहे तो मल्टीपोलैरिटी होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हमारा जो इंपोर्ट होता है एक्सेस हो जाता है, देन एक्सपोर्ट। सैंक्शंस क्या होती है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है बाय अ पावरफुल नेशन टू अ स्मॉल नेशन या फिर लेस पावरफुल नेशन, ताकि वो उसके हिसाब से चले। इस जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसका लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो इसको हम रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में रियलिज्म क्या कहता है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में कहता है कि कोई भी स्टेट का एक्ट होता है इट इज़ सोनली बेस्ड ऑन ओन नेशनल इंटरेस्ट, बाकी जो भी कंसिडरेशन है वो सेकेंडरी या फिर टर्चरी रहता है। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी हम अपने अभी हम क्यों रशिया के साथ अभी भी अलाइंड है, क्योंकि हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है उससे, तो इसीलिए हम राशन जो ऑयल है वो परचेस कर रहे हैं। फिर इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो हम मेंटेन कर रहे हैं कि हम वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सभी के साथ अपना जो रिलेशन है उसको बैलेंस रखना चाहते हैं। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टर्न इपिस्टेमोलॉजी है, तो वेस्टर्न का जो नॉलेज है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं कि वो रशिया को सोल एग्रेसर बता रही है। ओके तो वैसा नहीं है कि जो कोई भी एग्रेशन होता है उसमें मोर और लेस दोनों पार्टी का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसीलिए हम वेस्टर्न इपिस्टेमोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। वेस्टर्न इपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से तो रशिया इज़ द सोल एग्रेसर, सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रशिया यूक्रेन वार, सो इंडिया शुड क्रिटिसाइज। लेकिन इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। इंडिया ने वार को क्रिटिसाइज किया है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं किया है। इवन इंडिया का रिलेशन इंडिया ने यूक्रेन से भी मेंटेन रखा है। बाकी इसका डायमेंशन देखें तो सोशल डायमेंशन में हम क्यों रशियन ऑयल परचेस कर रहे हैं, ताकि हम एनर्जी सिक्योरिटी को अफोर्डेबल, एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन कर सके, ऑयल को अफोर्डेबल बना सके और जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रख सके। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम अपने सोवरेनिटी को रीअफर्म कर रहे हैं कि हम बुली नहीं किए जा सकते हैं बाय दी वेस्ट, अब हमें अपने हिसाब से चीज़ों को करना होगा। लीगली देखें तो जो काटसा है, तो काटसा एक अमेरिकन लॉ है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो हम इस एक्ट को काफ़ी दफ़ा चैलेंज कर चुके हैं। तो अमेरिका क्या करता है, अगर अमेरिका के हिसाब से हम पॉलिसी नहीं लेते हैं तो हमारे ऊपर वो सैंक्शंस लगाता है। एथिकली देखें तो इसमें एक डायलेमा है कि बाइंग रशियन ऑयल इनडायरेक्टली फंड्स द वार मैकेनिज्म इन यूक्रेन, तो क्या ये सही है? तो काउंटर एथिक्स क्या है इसका, कि ये हमारा मॉरल ड्यूटी है हमारे देश का कि हमें ऑयल परचेस करके हमारे पोरेस्ट सिटीजन को अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये भी एक मॉरल स्टैंडर्ड ही है। बाकी इंटरनेशनल देखें तो हमें क्या करना है, मल्टीपोलैरिटी को स्ट्रेंथन करना है। सिर्फ ब्रिक्स हो, SCO हो या फिर क्वाड हो या फिर सिर्फ चाइना रशिया से रिलेशन नहीं रखना है, सभी से जो मेंटेनेंस है वो रखनी है। इकोनॉमी के लिए अगर देखें तो क्रिटिकल फॉर इंडियाज एनर्जी मिक्स, तो इसको हम इकोनॉमी से कैसे लिंक करेंगे कि ऑयल जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड अगर देखें तो क्या करना है, हमें अपना जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। फार्मास्यूटिकल में हो, ऑटो कंपोनेंट में हो, IT में हो, स्पेशली रशिया का जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करना है ताकि ट्रेड डेफिसिट को हम दूर कर सके।
फिर पेमेंट मैकेनिज्म जो है अभी स्टेबल करना है हमें रूबल का जो ट्रेड है, क्योंकि रशिया के साथ हम क्या कर रहे हैं, लोकल करेंसी में, अपने करेंसी में ही ट्रेड कर रहे हैं। हम उनको रुपये में पे कर रहे हैं और उनसे जो रिसीव कर रहे हैं रूबल में कर रहे हैं, तो ताकि क्या है दोनों देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके एक दूसरे के साथ विदाउट डिपेंडिंग ऑन फॉरेन करेंसी और डॉलर। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा एक इम्बैलेंस है कि रशिया के पास बहुत सारा रुपये हो गया, तो ये जो रुपये है इंटरनेशनल करेंसी तो नहीं है डॉलर की तरह, तो ये एक रशिया के लिए प्रॉब्लम हो गया है कि इतने सारे रुपये का करे क्या, क्योंकि वो जो रुपये उनको मिला है वो रुपये अभी वो क्या नहीं कर सकते हैं, इंडिया से इंपोर्ट उनका कम है तो खर्च कहाँ करेंगे, वो एक जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। दूसरा, एक डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन करना इंडिया के लिए ज़रूरी है। इंडिया एज अ पीस मेकर जो रोल है वो प्ले कर सकता है। फिर इंडिया को डिफेंस में इंडिजनाइजेशन लाना ज़रूरी है, मतलब क्या अपने देश में खुद से जो चीज़ें हैं, चाहे नेवी के लिए हो, डिफेंस के लिए हो, डिफेंस वाला आर्मी के लिए हो या फिर आपके एयरफोर्स के लिए हो, जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो हम खुद बना सकते हैं और बनाना ज़रूरी भी है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है रिगार्डिंग यूथनेशिया या फिर जो आपका राइट टू डाई होता है उसके बारे में है। तो इन थिंकिंग ऑफ द गुड हेल्थ व्हाट आर द लाइंस वी ऑट टू ड्रॉ, तो कौन से लाइन ड्रॉ करने चाहिए इन केस ऑफ यूथनेशिया, मतलब जो विलफुल डेथ होता है उसके लिए। तो इसका कोर आर्ग्यूमेंट या फिर सब्सटेंटिव पार्ट क्या है, मतलब इतने जो आर्टिकल है इतने में क्या लिखा गया है इसमें। तो ये आर्टिकल स्पेशली आपके डेविड मेलोन के बारे में है, जो फॉर्मर कैनेडियन हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के लिए। तो उन्होंने ऑप्ट किया है मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग, इसको इन शॉर्ट मेड कहा गया है इन कनाडा, आफ्टर बीइंग डायग्नोस विथ अर्ली स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स। तो उनको अल्जाइमर्स डिजीज हुआ, तो उन्होंने इस डिजीज़ के वजह से जो मेड है मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग को चूज़ किया है। तो अभी अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होता है, जिसमें जो एक व्यक्ति है वो धीरे धीरे अपनी जो याददाश्त है वो खोने लगता है और हर छोटी चीज़ें वो भूलने लगता है, मतलब जो एक पर्सन की पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, वो उसी को भूल जाता है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि आप कौन है, क्या है, आपका पास्ट क्या है, आप कुछ भी नहीं जान सकते। प्रेजेंट में जो हुआ है वो भी आप भूल जाते हैं। तो कुछ सैयारा करके एक मूवी आया था, उसमें जो आपकी एक्ट्रेस थी उसको ये डिजीज़ के बारे में दिखाया गया है, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये। तो इसमें जो कोर डायलामा है वो क्या है कि ऑथर जो है प्रताप भानु मेहता जी एक टेंशन को इसमें आपकी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है कि द राइट टू चूज़ वंस एग्जिट, कि कब एक इंसान को इस धरती से एग्जिट करना है, और दूसरी ओर है सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर में द फियर दैट असिस्टेड डाइंग माइट बिकम अ सॉल्यूशन फॉर सोशल फेलियर्स लाइक लोनलीनेस एंड लैक ऑफ केयर। तो एक तो ऐसा है कि इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है, नो डाउट कि वो चूज़ कर सकता है अपने एग्जिट को, लेकिन उस चूज़ करने के पीछे बहुत सारी जो सोशल फैक्टर्स है, सोशल फेलियर्स है, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें लोग लोनलीनेस, लैक ऑफ केयर को जब फेस करते हैं तो उनको लगता है कि अब मैं खुद के ऊपर बर्डन हो रहा हूँ या फिर मैं कोई एक दो इंसान है उसके ऊपर बर्डन हो सकता हूँ। तो इसीलिए क्या है, बहुत सारे लोग जो अपनी डिग्निटी को बहुत हायर स्टेज में रखते हैं, तो वैसे लोग क्या करते हैं, मेड को चूज़ करते हैं। तो अभी सुसाइड वर्सेस मेड में मेड के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इसको भी डिस्टिंग्विश किया गया है। तो सुसाइड क्या है, ऑफन ड्रिवन बाय डिस्पेयर और रीज़न इंडिपेंडेंट ऑफ इलनेस। तो कोई बीमारी की वजह से नहीं, कि कोई इंडिपेंडेंट रहता है, किसी को लगता है कि लाइफ सही नहीं जा रहा है तो उसके लिए भी सुसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मेड है, ओके, मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग, तो इसमें क्या है, स्पेशली इसको चूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इम्पेयरमेंट और इलनेस, जिसमें एक पर्सन का खुद का इरोजन हो रहा है, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मेड है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, लिबरलाइजेशन पे, कि एक पर्सन को अपना लिबर्टी है कि वो किस तरीके से अपने लाइफ को जी सकता है या उसको ख़त्म कर सकता है। तो कंट्रीज़ लाइक कनाडा हो, नीदरलैंड हो, स्विट्ज़रलैंड हो, इन्होंने लॉ को लिबरलाइज
लीगलाइज किया है ताकि पर्सन जो है वो अपने आप को एंड कर सके। तो कनाडा अलाउज इट इवन फॉर नॉन टर्मिनल कंडीशंस लाइक एल्जाइमर्स। तो अभी एल्जाइमर्स क्या है, टर्मिनल कंडीशंस नहीं है, नॉन टर्मिनल है, मतलब इसमें जो इंसान है सिर्फ याददाश्त को खोता है लेकिन उसका जो फिटनेस है वो कंप्लीटली ओके रहेगा। तो फिर भी ऐसे डिजीजेस में भी क्या करता है, कनाडा अलाउ करता है कि ठीक है एक इंसान चाहता है तो वो क्विट कर सकता है। तो अभी इंडियन अगर पैराडॉक्स हम देखें तो क्या इंडिया में भी ऐसे जो इच्छा मृत्यु है उसकी कोई वर्णन है? तो ये आपका गुड डेथ या फिर इच्छा मृत्यु जो है या फिर जो आप संथारा है या फिर सलेखना है इन जैनिज्म, उसमें हम इस चीज़ को देख सकते हैं। हमारे देश में क्या है, जो यूथनेशिया है मतलब असिस्टेड जो डाइंग है उसको लीगल किया गया है इन अरुणा शानबाग केस, लेकिन पैसिव यूथनेशिया को ही अलाउ किया गया है, मतलब लीथल इंजेक्शन के ज़रिए नहीं, जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा दिया जाएगा अगर वेजिटेटिव कंडीशन में रहा। वेजिटेटिव मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं कर सकता है। ओके तो इसमें जो क्रिटिकल वरी जो है वो क्या है, जो प्रताप भानु मेहता जी ने दिखाया है कि ठीक है एक तरफ एक इंसान का ऑटोनॉमी है, हम उसको मानते हैं, लेकिन वो ऑटोनॉमी क्या है, फोर्स्ड होता है। किस तरीके से फोर्स्ड होता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जैसे आपके लोनलीनेस हो या फिर किसी का कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है या फिर किसी को एज ओल्ड जो केयर है वो नहीं मिल पा रहा है, जो पैलिएटिव केयर है, तो इसके वजह से जो एग्जिट कर रहे हैं तो वो हम लिबरलिज्म के अधीन नहीं देख सकते हैं। तो लिबरलिज्म के अधीन क्या है कि सब कंडीशंस अवेलेबल है, फिर भी एक इंसान क्या है अपने आप को ख़त्म करना चाहता है, तो वो हो गया कि प्रॉपर उसका चॉइस रहा है उसके पास। लेकिन यहाँ पे अभी जो केस है इसमें आप देख रहे हैं कि आपका स्पेशली कि कोई केयर नहीं कर पाएगा, कोई नहीं रहेगा, लोनलीनेस है, पोर आपकी कंडीशन है, तो उस के वजह से अगर एग्जिट कर रहे हैं तो वो सोसाइटी का फेलियर है। तो इसमें सोसाइटल पार्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई गई है। तो एंशियंट फेज अगर इसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें तो ये मेन पार्ट जो है इसमें हमने देख लिया। अभी देखते हैं एंशियंट फेज में। तो एंशियंट फेज में अगर इंडिया में देखें तो प्रैक्टिसेस लाइक जल समाधि, वॉलंटरी डेथ बाय वाटर, तो कुछ खाना नहीं लेना, सिर्फ पानी में जीते रहना जितने दिन तक जिया जा सकता है। फिर जैनिज्म में संथारा या फिर जो सलेखना है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, फास्टिंग टू डेथ कि कुछ भी नहीं लेना है, फास्टिंग टू डेथ को करना है। तो इसमें अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। पास्ट में अगर देखें तो ये स्पिरिचुअलिटी का क्लाइमेक्स है, डिफीट नहीं है। ओके इसमें डेथ को एक क्लाइमेक्स की तरह देखा गया है कि ये एंड है। ओके और एक आपका इसको पॉजिटिव नोट में ही देखा गया है। वेस्टर्न अगर वेस्ट में देखें तो एंशियन जो स्टोइक्स फिलोसफी है वो आपके वंस डेथ एज द अल्टीमेट फ्रीडम, तो डेथ क्या है, अल्टीमेट फ्रीडम है कि आप सब बॉन्डेज से फ्री हो गए हैं, ऐसा एक फिलोसफी वहाँ चलता है। फिर मॉडर्न इंडियन में अगर एडवोकेसी देखें तो मीनू मसानी पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने 90s में ही राइट टू डाई विथ डिग्निटी को सपोर्ट किया था कि इंस्टीड ऑफ सफरिंग प्रोलॉन्ग सफरिंग, इससे अच्छा क्या है कि जो इंसान है वो एग्जिट कर जाए। जुडिशियल एवोल्यूशन इन इंडिया अगर देखें तो इसमें पी रतिनाम केस जो था 1994 का, इसमें आपके एससी ने हेल्प किया था दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ, लेकिन बाद में उसको ओवर रूल कर दिया गया था। तो इसमें ओवर रूल कब किया गया, ज्ञान कौर केस में ऐसी ओवर रूल जो रथिनाम केस था, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। देन अरुणा शानबाग केस में फाइनली राइट टू डेथ को आपका सपोर्ट किया गया और इसको अलाउ किया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पैसिव यूथनेशिया के बारे में कहा गया, पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, लीथल इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, जो लाइफ सपोर्ट है उसको विड्रॉ कर दिया जाता है। सपोज ऐसा एक व्यक्ति है जो कोमा में चला गया है जिसका रिकवरी होने का चांसेस 100% नहीं है, तो उसमें पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। फिर कॉमन कॉज का एक जजमेंट आया था, उसमें एससी अर्थात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था लिविंग विल को। लिविंग विल मतलब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स एंड द राइट टू डाई विद डिग्निटी एज फंडामेंटल राइट, कि कोई इंसान क्या कर सकता है, अपनी लिविंग विल लिख के जा सकता है कि मैं अगर सही रहा, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मैं अगर सही रहा तो मुझे ठीक है ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर मैं ट्रीटमेंट के दौरान कोमा में चला जाता हूँ या फिर वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता हूँ तो मैं ये होशो हवास में लिख के जा रहा हूँ कि मुझे जो सपोर्ट है वो हटा दिया जाए।
चैलेंज क्या है इस यूथनेशिया के कॉन्सेप्ट को लेके या फिर असिस्टेड डाइंग को लेके? एक स्लिपरी स्लोप बन सकता है इसमें। तो इसमें पहले तो इनिशियल लॉ था टर्मिनल इलनेस के लिए, जिसको आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनल इलनेस के लिए भी इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। इन फ्यूचर इसका एब्यूज हो सकता है, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन को लेके, डिसेबल पॉपुलेशन को लेके। कोई फैमिली जो मेंबर है इसको बर्डन समझ सकते हैं और उनको आपके ख़त्म कर सकते हैं। मेडिकल एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट अगर देखें तो फिजिशियंस को क्या होता है, एक हिपोक्रेटिक आपकी ओथ दिलाई जाती है, डू नो हार्म, मतलब हार्म नहीं करना है। तो ये उसके हिसाब से अगर देखें तो डॉक्टर को पता है कि मैं अगर असिस्टेंस हटा देता हूँ तो ये इसका डेथ कॉज हो जाएगा। तो उसमें एक आपका क्या है, डेथ में एड करना जैसा हो गया, जो हिपोक्रेटिक आपके ड्यूटी के अगेंस्ट है। एक्सेस इनइक्वालिटी है। तो अभी वेल्दी पर्सन जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, नॉन वेल्दी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनको अनडिग्निफाइड तरीके का डेथ लेना पड़ता है, लाइक ट्रेन के आगे कूद जाना, फांसी लगा लेना या फिर जंप कर देना कहीं से। तो वो क्या है, थोड़ा अनडिग्निफाइड तरीके का डेथ हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, जो एक्सेस नहीं कर पाते हैं बाय दी पोर पीपल। फिर जो पैलिएटिव केयर का गैप है वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए एग्जिट करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि केयर अवेलेबल नहीं है। एक तो लोग पोर है जो आपकी इतनी महंगी केयर है उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन एक ही क्या है, जो पैलिएटिव केयर का गैप है उसको फिल करना ज़रूरी है। फिर लीगल एंड डेफिनेशनल इश्यूज है। तो अभी लीगल एंड डेफिनेशनल इश्यूज में अनबियरिंग सफरिंग को कितना हद तक हम अनबियरिंग सफरिंग उसको कह सकते हैं, वो एक आपका चैलेंज है। कल्चरल एंड रिलीजियस रेजिस्टेंस देखा जाता है। अभी अगर डिफरेंट रिलीजन में देखें तो लाइफ को एक सेक्रेड आपका सेक्रेड माना गया है कि लाइफ काफ़ी सेक्रेड है। तो इसीलिए क्या है, इसको असिस्ट करके डाई करवाना, किसी को डेथ देना सही नहीं है। फिर एक मॉनिटरिंग एंड सेफगार्ड का भी चैलेंज है कि किस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, सेफगार्ड प्रोवाइड की जाएगी वल्नरेबल पीपल को, उसकी कमी देखी जाती है। बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से, एथनेशिया क्या होता है, डेलिबरेट एंडिंग ऑफ लाइफ, रिलीविंग पेन फ्रॉम इनक्यूरेबल कंडीशंस जो होता है। तो इसमें वही सभी चीज़ें, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, दिया गया है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी हम इसको लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो ऑटोनॉमी में हम कान वर्सेस मील को ले सकते हैं। तो मील जो है वो लिबर्टी के बारे में कहता है कि आई एम सोवरेन ओवर माई बॉडी, तो मैं चूज़ कर सकता हूँ मुझे जो भी चूज़ करना है, या रहना है या जाना है। कांतियन व्यू अगर देखें तो सुसाइड इज ऑफन व्यूड एज ए ट्रीटिंग वन सेल्फ एज मीन्स, तो एक मीन्स की तरह देखा जाता है। तो ये सही नहीं है। एंड लाइफ का क्या है कि एक आपका बेटर लाइफ को जीना, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में उसको हमें टेकल करते जाना है। तो इसमें अगर हम अपने लाइफ को एंड करते हैं तो लाइफ को मीन्स की तरह हमने ट्रीट किया है, जो सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सोशल डायमेंशन या फिर आपका जो पॉलिटिकल डायमेंशन है, वो भी आप, मैंने जो भी चीज़ें समझाई उसी में से ये आंसर बन जाएगा। तो वे फॉरवर्ड हमें खाली देखना ज़रूरी होगा। तो इसमें हमें क्या लाना है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लानी है, क्लियर लॉ को एनेक्ट करना है, जो पैलिएटिव केयर होता है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है ताकि एंड ऑफ लाइफ केयर मिल सके। अवेयरनेस एंड एजुकेशन देना है, लिविंग विल के बारे में, एथिकल ट्रेनिंग के बारे में फॉर मेडिक्स। मॉनिटरिंग बॉडीज़ बनानी है ताकि रिव्यू किया जा सके केस के डिफरेंट केसेस को। ग्लोबल लर्निंग को लेना ज़रूरी है, जैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन चीज़ों को अप्लाई किया है। एथिकल बैलेंसिंग करना ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज करना है डिग्निटी को विदाउट कॉमोडिफाइंग डेथ। तो बहुत लोग क्या है, डेथ को कॉमोडिफाइंग कर सकते हैं, जो सही नहीं होगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी जो भी आर्टिकल है ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और हमने ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाया है, कोई भी इसको पढ़े, एक दो बार समझ नहीं आ सकता है, लेकिन रेगुलर करेंगे 2 4 6 महीने तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।